धन की चाहत किसे नहीं, हर कोई धन को चाहता है। और आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ये स्वाभाविक है, ये समझना चाहते हैं आखिर हमारे जन्म पत्रिका में धन की स्थिति कैसी है और कैसी रहेगी। क्या प्रॉमिस है फाइनेंस को लेकर के, मनी को लेकर के, वो सब बात आज मैं आपको सिखाऊंगा इस बोर्ड के माध्यम से कि जन्म पत्रिका में धन की स्थिति को कैसे देखा जाता है, धन की स्थिति मेरी क्या रहेगी। आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है हम अपने धन भाव को समझें कि धन भाव ज्योतिष में कौन कौन से होते हैं। किसे माना गया धन भाव? इसे धन त्रिकोण भी कहा गया है या अर्थ त्रिकोण भी कहा गया है। वो भाव हैं धन भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां। इसे ही अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। दूसरे भाव की जिम्मेवारी है, छठे भाव की जिम्मेवारी है और 10वें भाव की जिम्मेवारी है आपको धन दे। धन कहाँ से आएगा? तो हर भाव और हर ग्रह धन देने में सक्षम हो सकता है। वो कुंडली अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा ग्रह आपके लिए धन लेकर के आएगा और कौन सा भाव से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इनकम आपके पास आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी से भी वो रेंटल आ रहा है, उनका कोई बिजनेस भी चल रहा है और बिजनेस भी एक आध नहीं 3-4 बिजनेस चल रहे होते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने डाल रखा होता है। फिर वो शेयर मार्केट से भी कमा रहे होते हैं। उनके पास खेती की ज़मीन होती है, फसलों से भी उनको इनकम आ रही होती है। कहने का मतलब एक इंसान के जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। वो कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। सबसे पहले मूल स्वरूप पर आ जाएं, धन भाव पर। कुंडली में दूसरा स्थान जिसे धन भाव कहा जाता है और इसके त्रिकोण में यानी छठा और इधर से आ जाए 10वां, तो ये एक इस प्रकार से त्रिकोण बन गया। 2, 6, 10। इस ट्राइंगल को ही अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अब आप समझ गए कि पैसा कैसे आएगा। अब आज के टॉपिक पर हम चलेंगे। उससे पहले स्टेप नंबर 2, धन का कारक ग्रह यानी धन का कारक ग्रह। धन का कारक ग्रह जो होता है उसे गुरु, क्योंकि ये सेकंड हाउस का कारक ग्रह है, भाव का कारक है। जैसा कि मैंने कहा सभी ग्रह देने में सक्षम हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है और प्रेजेंट में दशाएं कैसी चल रही हैं। खैर, ये 2, 6, 10 और आपका कारक ग्रह जन्म पत्रिका में कैसा है उसके आधार पर तय कर सकते हैं। पर अक्सर लोग ऐसे समझना चाहते हैं कि जिस सेकंड हाउस का स्वामी अगर मेरा किसी अन्य भाव में बैठा है
तो फलादेश कैसे करें, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए और देखिए जहाँ पर लगन लिखा हुआ है उससे अगला जो भाव है, जिसे दूसरा भाव भी कहा जाता है, वहाँ पर कौन सी राशि लिखी है। मेरे पास जो है उसकी तो दूसरी राशि है, आपके हो सकता है 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, आपको उसी के अनुसार देखना है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र यदि यहीं पर बैठ गया, आपका जो भी आपके कुंडली में दूसरे भाव का लॉर्ड हो, अगर वो अपनी ही राशि में बैठ जाए तो क्या माना जाए। पहली बात तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति के खानदान का भी सेकंड हाउस से पता चलता है कि व्यक्ति को पीछे से यानी कि खानदान से भी कितनी मदद मिलेगी धन की तरफ से। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका अपने घर में बैठा है तो भाव मजबूत माना जाता है। ज्योतिष में भाव की स्ट्रेंथ और ग्रह की स्ट्रेंथ, इन 2 चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये स्ट्रेंथ को निकालना सीख गए और समझ गए तो ज्योतिष की जो भूल भुलैया सी जो लगती है शुरुआत में सीखने वालों को, वो पहली काफ़ी हद तक सोल्व हो जाती है। अब दूसरे का स्वामी अगर दूसरे में बैठा है तो मजबूत हुआ, मजबूत होते ही धन की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अब अगर दूसरे का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। अगला भाव हर भाव का वृद्धि स्थान होता है, तो दूसरे के लिए तीसरा भाव उसका वृद्धि स्थान है। तो दूसरे का स्वामी जब तीसरे में बैठेगा, इसे खराब नहीं कहा जाता, इसे अच्छा ही माना जाएगा। पर यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको राशि जरूर देखनी पड़ेगी। राशि का मतलब ग्रह जिस राशि में बैठ गया, केवल इस सूत्र से ही नहीं, अपितु हो सकता है कि वो दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जब बैठे तो वह भी अपनी ही राशि में बैठ जाए, तो सिचुएशन थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। दूसरे का स्वामी तीसरे में बैठना अच्छा है, पर सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर यही दूसरे का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा, पर व्यक्ति को स्ट्रगल के साथ ही धन अर्जित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसा कि चौथा भाव दिखाता है। चौथा भाव हमारे कंफर्ट्स का, हमारी लग्जरी का भाव होता है। अक्सर यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं कि अरे चौथे भाव में ग्रह गया है तो निश्चित रूप से पैसा आसानी से आएगा, पर ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को एफर्ट्स करना ही पड़ेगा, जब ही धन आएगा। हाँ, एफर्ट्स जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा धन अर्जित करने में सक्षम होगा, ये बात अलग है। शुक्र अगर पंचम भाव में बैठे तो क्या होगा। शुक्र का मतलब मेरे यहाँ पे है धन भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। तो धन भाव का स्वामी यदि पंचम स्थान में बैठ जाए तो भी उत्तम रहेगा, अच्छा फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वो भी अच्छा धन अर्जित करती है। आप जितना कमाओगे आपसे ज़्यादा आपकी संतान कमाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लिए आज की डेट में आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए पर महीना है,
तो निश्चित रूप से जब भी आपका बेटा अर्निंग करना शुरू करेगा, वो जब आप जिस एज में हो, जितना कमाते थे वो अपनी उस एज में कई गुना ज़्यादा कमाएगा। तो ये भी होता है। और संतान मजबूत संतान प्राप्त होने का भी बात बन जाती है। जब बच्चे धन अच्छा कमाने लग जाते हैं तो माँ बाप की स्थिति तो मजबूत अपने आप ही हो जाती है। पीछे से चली आ रही कोई धन संबंधी समस्याएं वो भी बच्चे दूर कर देते हैं, अगर संतान अच्छी हो तो। ये जरूर समझ लेना, अगर संतान नकारी है, निकम्मी है, तो वह जितना मर्जी धन अर्जित कर ले, माँ बाप को कोई लाभ नहीं होगा। ये बात कैसे देखते हैं कि संतान आपकी कैसी होगी, मतलब कहा मानने वाली होगी या आपके कहे अनुसार चलेगी नहीं चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं आपको ही अपने धन का रुआब दिखाने लग जाए या आपका तिरस्कार कर दे। ये बात कुंडली में हम गुरु ग्रह से पता लगाते हैं। गुरु जुपिटर से। बृहस्पति की स्थिति कैसी है? अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड है और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो निश्चिंत रहें, आपकी संतान बहुत अच्छा धन अर्जित करेगी भी और आपकी भी रेस्पेक्ट करेगी, आपकी दुख तकलीफ़ों को समझेगी और आपको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो कार्य आप नहीं पूरा कर पा रहे, हो सकता है आपकी संतान वो कार्य भी पूरा कर दे। अगर ये दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो ये भी बात बहुत अच्छी है। कई बार जब हम बेसिक ज्योतिष में होते हैं तो विद्यार्थी गलती कर जाते हैं भाव देख करके। जैसे जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा था तो सभी खुश हो गए कि अरे यार ये तो धन के लिए अच्छा है। पर जब धनेश छठे भाव में बैठता है तो अक्सर व्यक्ति उदास हो जाता है, यार ये तो छठे भाव में चला गया, पता नहीं धन कैसा देगा कैसा नहीं देगा। जी हाँ, यहाँ पर उल्टा है, व्यक्ति अच्छा खासा धन अर्जित करता है। अगर व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें लोगों के कष्टों को कम किया जा सके, कोई आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें, जैसे डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एक एस्ट्रोलॉजर हो गया। अगर आप इन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां आप किसी की प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर धन का लॉर्ड छठे में बैठ जाए तो इसको ब्लेसिंग समझिए, इसको खराब नहीं समझना। हाँ, वो बात अलग है कि छठे में कोई ग्रह आकर के थोड़ा कमज़ोर हो जाए, वो एक अलग बात है। वो तो ये कथा सागर है। एक वीडियो में ज्योतिष को भर देना तो बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ज्योतिष में हर सूत्र के बाद अप्लाई करना जरूरी होता है। इसीलिए आवश्यक है कि किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य के अंडर में ही रह कर के ज्योतिष सीखें और मन बनाएं कि लंबे समय तक सीखें। 3 महीने में 4 महीने में ज्योतिष नहीं आता है, ये बात गांठ बांध लो। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, एक आदमी को सीखने में 1.5 साल से लेकर के 3 साल या कुछ लोगों को तो 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है ज्योतिष की गहराई को समझने में। कुछ लोगों को तो 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, पर ज्योतिष नहीं आता उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने सिस्टेमेटिक वे से कहीं से ढंग से सीखा ही नहीं होता है। जल्दबाजी में कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, और जो ज्योतिष का मुख्य बेस है उस बेस
से वो हट जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है, इसलिए उलझे उलझे से रहते हैं। आप ये गलती मत करना। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं। ये छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, इसी में गलती कर जाते हैं कि अरे यार तुम्हारा सेकंड हाउस का लॉर्ड तो छठे में चला गया, साहब ये तो गया खड्डे में। क्योंकि बेसिक ज्योतिष जब सिखाते हैं तो हम कहते हैं कि यार छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव ये कुंडली के खड्डे हैं। जो ग्रह चला गया वो गया खड्डे में। वो दिमाग में रह जाती है बात और वो उसको गलत मान के बैठ जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं। अगर दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रगलफुल सिचुएशन है और ये सिचुएशन जब भी बदल सकती है या तो कुंडली में कोई बहुत ही सुंदर योग बना हुआ हो। धन के कई योग भी होते हैं। धनेश की स्थिति के अलावा जैसे लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, पंच महापुरुष राजयोग, किसी भी तरह प्रकार से बनने वाला राजयोग, ये भी जितने योगों के नाम मैंने लिए हैं वो आपकी धन की स्थिति को अच्छा बनाने का बहुत बेहतरीन काम करते हैं और बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने में सामर्थ्यवान होते हैं ऐसे योग। तो योग भी बड़े इम्पोर्टेंट है, वो आपको फर्दर स्टडी करना ही पड़ेगा। ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। ग्रह अगर वक्री हो तो भी धन के लिए अच्छा होता है। वक्री ग्रह बलवान होते हैं, धन के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं माने जाते, पर धन के लिए तो अच्छा है। जब आज बात ही धन की चल रही है, मनी की चल रही है, तो ठीक माना जाएगा। पर अमूमन दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठे ये संघर्ष की स्थिति को दिखाता है कि ये इसमें भी व्यक्ति अपनी एड़ियां घिसता रहता है, पैसा कमाने के लिए लगा रहता है। लगा ही रहना पड़ेगा। हाँ, कोई योग बन रहा है तो फिर तो वो थोड़ा एंजॉय भी कर लेता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम में चला जाए, अब देखो यहाँ फिर ट्विस्ट है। अभी बताया था 6, 8, 12 कुंडली के खड्डे हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो 8वें में चला गया, अब तो गड़बड़ हो गया होगा। बिल्कुल भी नहीं। भाव का स्वामी ग्रह जब अपने ही भाव को देखता है तो अपने भाव की रक्षा करता है। इस भाव का स्वामी 8वें में बैठ गया और ये यहाँ से 7वीं दृष्टि से जब सेकंड हाउस को देखेगा तो अपने भाव को ही पुष्ट करेगा, मतलब मजबूत करेगा। तो हो गया धन भाव ठीक आपका। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर धनेश भाग्य भाव में बैठ जाए तो क्या हो? हाँ देखो, फिर चकमा खा जाओगे। भाग्य भाव तो अच्छा भाव है, त्रिकोण है साहब, पर यहां स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है। धनेश जब नवम में बैठेगा तो भैया बड़ा सावधान। पैसा तो आ जाएगा, पर पैसे को बचा करके रखना अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। खास करके इन्वेस्टमेंट में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गलत इन्वेस्टमेंट्स आपके द्वारा हो सकती है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझकर, एक्सपर्ट की एडवाइस से और अपने हितैषी की सलाह से ही करना चाहिए। कहीं पर आप मकान खरीदने जा रहे हो, खेती की ज़मीन खरीदने जा रहे हो, किसी व्यापार में घुस रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, ज्योतिषी की सलाह, उस मैटर एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर करें और फिर ही कहीं इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें तो बेटर रहेगा। ऐसा व्यक्ति धन तो अच्छे से कमा लेता है, पर वो धन को गंवाने के भी चांसेस बनते रहते हैं। ये भी एक समस्या है। अगर धन का लॉर्ड 10वें भाव में बैठ जाए, ये स्थिति थोड़ा उत्तम हो गई।
अच्छी हो गई। धनेश कर्म भाव में आ गए। कर्मठता के माध्यम से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है, या जैसे ही उसे पता चला कि हम यहाँ से मैं धन कमा सकता हूँ, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। खैर, कुल मिलाकर के ये योग अच्छा है। अगर धनेश 11वें भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो भी ठान लेता है धन के मामले में कि मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, अगर वो दिल से मान ले तो इकट्ठा कर लेगा, सक्षम है। ये बड़ा ही सुंदर योग माना जाता है। धन का स्वामी 11वें में बैठ जाए और 11वें का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, बहुत सुंदर योग माना जाता है। ये भी एक धन का उत्तम योग है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं, अगर आपका भी यहां बैठा है तो निश्चिंत रहें, परमात्मा का आशीर्वाद है, धन तो आएगा। धन का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए, फिर गच्चा खा गए कि साहब ये तो 12वां भाव है, अब तो ये हाउस ऑफ लॉस है, खर्चे का घर है। धन का ग्रह अगर खर्चे के घर में चला जाएगा, भाव में चला जाएगा, तो ये तो हानि करवाएगा। पर मैं यहां पर कहूंगा, यहां पर भी गलती पर हैं आप। अगर आपका धनेश 12वें भाव में चला गया तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये स्थिति बहुत अच्छी है। व्यक्ति खुल करके कमाता है, खुल करके धन आता है और खर्चा तो करता है, पूरा एंजॉय करता है। देखिए, धन हमारे जीवन में उपयोग के लिए है। इसका सदुपयोग अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। केवल पैसे को इकट्ठे करते रहना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। हाँ, जब तक आपके पास आवश्यकता पूर्ण होने तक पैसा इकट्ठा ना हो जाए, जब तो कंजूसी से ही काम चलाना ज़्यादा उचित है। पर जब देखें कि हाँ, मेरी ज़रूरतें पूरी करने लायक मेरे पास धन की स्थिति बन गई है, तब थोड़ा सा जीवन में रिलैक्स हो जाएं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, लर्निंग्स में इन्वेस्ट करें। लर्निंग्स में जो लोग, यानी कि सीखने में जो लोग पैसा खर्च करते हैं, वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग लर्निंग्स को ऐसे ही समझते हैं कि लर्निंग्स तो यार ऐसे ही आ जाएंगी। नहीं भैया, धन से ही लर्निंग आएगी। धन दीजिए किसी को और फिर सीखिए। कोई भी विद्या, ज्योतिष नहीं, कोई भी विद्या, आप किसी को गुरु बनाएं, उन्हें दक्षिणा दें, क्योंकि ये एनर्जी का काम करती है। धन आप दीजिए, उनका जो अनुभव आप ले रहे हैं उनसे, उसे आप मुफ्त में मत लीजिए, नहीं तो एक अच्छी स्थिति नहीं बनेगी ज्योतिष के अंदर। खैर, धनेश का 12वें भाव में बैठना खराब नहीं, उत्तम अच्छा है। अब जो है, यदि धनेश पहले भाव में बैठ जाए, यहां पर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक सूत्र है ज्योतिष में, कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें स्थान पर जाकर के बैठता है तो वह उसका वो लॉस हाउस होता है, जिससे कि ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। पर ध्यान रहे, अगर धनेश आपका लगन में बैठ गया तो ये बहुत उत्तम स्थिति है, ये खराब स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी, अगर हम देखें ढंग से तो केवल धन भाव के स्वामी का सप्तम में बैठने के अलावा कहीं पर भी दोष नहीं। पकड़ी बात आपने?
यानी कि धन का मालिक एक सप्तम भाव को हम छोड़ दें, थोड़ा सा नवम भाव को छोड़ दें, ये दो भाव को छोड़ दें, तो कहीं कहीं पर भी मैंने नहीं कहा धन कमाने में स्ट्रगल है या परेशानी है, कहीं नहीं है। इस हिसाब से तो गरीब होना मुश्किल है, अमीर होना आसान है। पर धन जो है माँ लक्ष्मी की कृपा से आता है, और लक्ष्मी जी को समझना ये थोड़ा मुश्किल है, और ये गुरुओं के आशीर्वाद से ही सीखा जा सकता है। तो धन कमाने के भी सूत्र हैं, ऐसे नहीं। जो धन कमाने के सूत्र को समझ गया वो पार पा जाएगा। व्यापार कर रहे हो धन कमाने के लिए, तो व्यापार एक कला है, एक आर्ट है। इस कला को सीखना पड़ता है किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से धन कमाना आपके लिए बहुत आसान है। बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का कहें या दाएं हाथ का? दाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है आपके लिए। तो धन कमाना मुश्किल नहीं है। फिर कहेंगे जी फिर हमारे पास धन क्यों नहीं है? हम तो धन के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ बैठे हैं, पर फिर भी धन नहीं आ रहा। यस, हम बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं, वो गलतियाँ ही हमें धन कमाने से रोकती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आइए चलो देखते हैं। सबसे बड़ी गलती है पहला भाव, माइंडसेट। यही हमारा गड़बड़ होता है। धन को लेकर के हमारी स्थिति ही क्लियर नहीं है। धन का माइंडसेट आपका कैसा? धन को आप समझते क्या है? धन आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब भी हम ये किसी से भी पूछे, वो कहते जी क्या बात कर रहे हो आप गुरुजी, धन तो होना चाहिए और बहुत होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देखो, सपने अलग चीज़ होती हैं और प्रैक्टिकलिटी अलग चीज़ होती है। अगर आप भी धन कमाना चाहते हो और लग रहा है कि जो आज मैंने सूत्र बताए उसके अनुसार मेरा ग्रह बैठा है पर धन नहीं आ रहा है, तो आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, माइंडसेट पर। अगेन, और क्या काम करने की जरूरत है? पंचम भाव पर, फिफ्थ हाउस पर काम करने की जरूरत है, और नवम भाव पर काम करने की जरूरत है। भाग्य। सकल पदार्थ है जगमाई, बिन भाग नर पावत नाही। बिना भाग्य के कोई व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त करता। अर्थात आपको नवम भाव, भाग्य भाव के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कुछ लोग पैदाइशी रूप से चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं और उनका ये नवम भाव पहले से ही अच्छा होता है, इसलिए उनको धन भाव पर कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा उनके लिए पहले से ही सोर्स ऑफ इनकम के कई सोर्स बना करके रखता है। बस उन्हें आना है, आकर के अपनी सीट संभालनी है और पैसे गिनने, मतलब वही ड्यूटी जैसे हो गई उनकी। तो ये 9th हाउस परमात्मा का ही आशीर्वाद है। और अगेन, ये भाव भी गुरु का ही भाव है। शुरुआत में मैंने कहा था दूसरा जो भाव है इसका कारक गुरु है। आप समझना, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह किन किन भावों का कारक है? धन भाव का कारक है, यानी कि सेकंड हाउस। पंचम भाव का कारक है, संतान भाव कह दो या प्रेम भाव कह दो आप उसे, फिफ्थ हाउस का कारक है। और नवम भाव, भाग्य भाव, 9th हाउस का कारक है। फिर दसम भाव का कारक भी है। दसम भाव जो हमारा कर्म भाव है। हर इंसान कोई भी काम करता है तो इस 10वें की वजह से करता है। पर यहां पर भी थोड़ा सा विवाद है। कोई ये थोड़ी मानता है कि मैं काम नहीं करता हूं। हर इंसान
छोटे से छोटा दुकानदार, छोटे से छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति, छोटे से छोटे लेवल पे जॉब करने वाला व्यक्ति ये मानता है कि वो बहुत मेहनत करता है। तो ये विवाद इसलिए कह देते हैं इसको कि कई कर्म तो सारे ही कर रहे हैं, पर कर्म जब तक सही दिशा में ना किया जाए तो उसका फल अच्छा प्राप्त नहीं होता। और आप कर्म सही दिशा में करो, इस बात को सुनिश्चित करता है गुरु ग्रह। इसलिए दसम भाव का कारक भी गुरु है। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट लाभ, आपने काम तो किया पर लाभ मिला या नहीं मिला? लाभ के लिए भी जो है आपको गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। एक प्रकार से 1 2 3 4 5 भाव ऐसे हैं जहां पर गुरु का ही आशीर्वाद चलता है, या ये समझ लो ये 5 भाव गुरु की शक्ति से ही चलते हैं। अब मान लीजिए गुरु कहीं बैठा हुआ भी है, मान लीजिए आपका गुरु यहाँ बैठा है, तो एक स्थान ये हो गया, यहाँ 5 स्थान तो ये हो गए, छठा ये हो गया। फिर आप देखिए 5वीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी, 9वीं यहाँ पड़ेगी, 3 दृष्टियाँ हो गई, कितने का कारक हो गया ये। तो आप देखिए पूरी कुंडली में गुरु कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे देश की, हमारी जो सनातन परंपरा दुनिया की बेस्ट परंपराओं में से क्यों एक है? क्योंकि हमारे यहाँ पर परंपरा है गुरु बनाने की। किसी की साधु, किसी संत, किसी विद्वान व्यक्ति, किसी योग्य व्यक्ति की शरण में जाकर के बैठ कर के गुरु मंत्र लेने की, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की। बिना स्पिरिचुअलिटी के आपकी इनकम नहीं बढ़ती। एक रिसर्च हुई है, आप भी पढ़िएगा, बड़ी मज़ेदार रिसर्च हुई है कि जो लोग 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप था जो ज़्यादा भगवान को नहीं मानता था और वो कहते थे हम मॉडर्न टाइप के लड़के हैं या आदमी हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, महिलाएं हैं, और हम भगवान को नहीं मानते, हम अपने कर्म को ज़्यादा मानते हैं। कर्म करेंगे तो फल भगवान को देगा ही देगा, या कोई भी शक्ति है वो देगी ही देगी, कर्म करने से ही जो कुछ होगा वो होगा। एक ग्रुप वो था, और एक ग्रुप ऐसा था जो मेहनत तो उनके बराबर ही कर रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी था, वो दान भी करता था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करता था। 10 साल तक ये रिसर्च चली। 10 साल बाद दोनों ही ग्रुप्स की जब ग्रोथ के बारे में देखा गया, तो जो ग्रुप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था उसके पास ज़्यादा धन अर्जित हुआ। अक्सर हम जोश जोश में कह देते हैं कि यार हम तो विज्ञान को मानने वाले हैं, इसलिए भगवान को नहीं मानेंगे। अरे भाई, विज्ञान कहाँ मना करता है कि तुम भगवान को मानो, और भगवान कब मना करता है कि तुम विज्ञान को ना मानो? ये तो मूर्खता का खेल चल रहा है। खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में विज्ञान के बारे में समझा रहे हैं कि विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, योग क्या है। उसको पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए बात को। खैर, नटशेल में बात यह है, गुरु जो होता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी का प्लेनेट है। स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज का प्लेनेट है, ज्ञान है का प्लेनेट है। जब तक हम किसी योग्य व्यक्ति से उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसके श्री चरणों में बैठ करके विनम्रता पूर्वक नहीं लेंगे, हम धन के रूप से भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे देश में
गुरु के श्री चरणों में रहने का या उनके चरणों में धोख लगाने का ये ऐसी परंपरा क्यों है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपना शीश गुरु के चरणों में नमन करता है तो वह अपने अहंकार को तिरोहित कर देता है, यानी कि अहंकार समाप्त हो जाता है उसका। इसलिए गुरु के चरण शिष्य के अहंकार के समाप्ति की घोषणा है एक प्रकार से। तो जो लोग स्पिरिचुअल लोगों के साथ एंटाइटल्ड हैं, डेली कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जीवन में धन के रूप से ज़्यादा अच्छे ग्रोथ करते हैं। देखो कितना प्यारा सूत्र दे दिया, ज्योतिष के अलावा भी कितना प्यारा सूत्र दे दिया। तो जिस पर भी आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, उसे गुरु बनाइए, गुरु मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र का विधि विधान से जाप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, और बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जो जीवन के बारे में समझाया है उसे समझने का प्रयास कीजिए। धन की कभी भी कमी का सामना जीवन में आपको नहीं करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा उपाय है। धन्यवाद।